गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपके यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी, जिसको हिंदी में मौसम विज्ञान कहते हैं। तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पहले से पता होगा, और मैं उसके बाद अगर जैसे कुछ नहीं पता रहेगा तो मैं आज को आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। मेट्रोलॉजी, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि IMD, जिसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको हिंदी में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में, और इसका जो हेडक्वार्टर है प्रेजेंट टाइम में न्यू दिल्ली में है। ठीक है। सेकंड जो आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अधिकतर ये पूछा जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस डेट को मनाया जाता है, तो है 23 मार्च। अब और आज आप लोगों को पता होगा, और आपको पता होगा कि 23 मार्च को और भी कुछ मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो आप लोग को अगर नहीं पता हो तो बता दे रहे हैं कि 23 मार्च को शहीद दिवस में मनाया जाता है। इसी दिन राजगुरु सुखदेव एवं भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। उनको जो फांसी की सज़ा दी जानी थी वो 24 मार्च 1931 को दी जानी थी, परंतु किसी कारणवश 23 मार्च 1931 को रात को 7 बजे ही उनको फांसी की सज़ा दी गई, लाहौर के सेंट्रल जेल में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी कौन है। तो जो फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी हैं जो हैं DN वालिया। फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी मीन्स भारतीय कृषि मौसम विज्ञान के पिता कौन है? वो है DN वालिया। और भारतीय कृषि मौसम विज्ञान के पिता कौन है भारत में? भारतीय कृषि मौसम विज्ञान के पिता कौन है? वो है LA रामदास। LA मीन्स लक्ष्मी नारायण अनंतपुरम रामदास। ठीक है, इनका पूरा नाम है। तो आप लोग शॉर्ट में ही इनको याद रखिएगा, LA रामदास। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान के पिता कौन है? तो है व्लादिमीर कोपेन, या इन्हें शॉर्ट में कोपेन ही लिखा रहता है, व्लादिमीर नहीं लिखा रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट क्या होता है। जो क्लाइमेट होता है किसी स्थान के मौसम की औसत अवस्था, मतलब औसत मीन्स किसी स्थान के मौसम की औसत, मतलब वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो देर समय तक रहता है। और ये होता है जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मौसम, वेदर कैसा है। तो वातावरण की क्षणिक अवस्था को ही मौसम कहता है। कभी दूसरा मौसम हो जाता है, जो क्षणिक अवस्था में, मतलब जो सडनली चेंज हो जाए उसी को वातावरण की जो सडनली चेंज प्रोसेस हो जाए, मतलब जो सडनली अचानक जो, जैसे कभी धूप है कभी छाँव आ जाए, तो ऐसे जो सडनली चेंज होता है उसको हम मौसम कहते हैं। ओके। भारत में जो मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी की जाती है वो पुणे महाराष्ट्र से की जाती है। भारत में मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी पुणे महाराष्ट्र से की जाती है। और भारत में जो समय का निर्धारण होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम, GMT जिसको कहते हैं, उससे जो वो इलाहाबाद में होता है, आपके इलाहाबाद नैनी, और उसका जो टाइम वो है वो GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वातावरण की। वातावरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहा जाता है, एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर होता है आपका, वो वातावरण, जिसको हिंदी में वातावरण कहा जाता है, वो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होता है। रंगहीन मीन्स कलरलेस, स्वादहीन मतलब टेस्टलेस, और गंधहीन मतलब ऑर्डरलेस। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, ये जो होता है गैसों का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का संगठन कैसे, मतलब वायुमंडल किन किन गैसों से मिलकर बना है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो उसमें जो वॉल्यूम, जिसको हिंदी में आयतन कहते हैं, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में कितने % पाई जाती हैं। तो आयतन के अनुसार जो होता है वह नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.088% पाई जाती है। और अगर वही भार के अनुसार या वेट के अनुसार बात करें तो 75.52% पाई जाती हैं। ऑक्सीजन, सेकंड गैस जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो होती है आयतन के अनुसार 20.946, जिसको इंग्लिश में 20.946% कहते हैं।
पाई जाती है आयतन के अनुसार, और वहीं भार के अनुसार जो होता है 23.14% पाई जाती है। नेक्स्ट जो गैस है वो है आर्गन। आर्गन जो होता है 0.93% आयतन के अनुसार, और भार के अनुसार जो है 1.28% पाई जाती हैं। फोर्थ गैस जो है आपकी वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शॉर्ट में CO2 लिखा जाता है। वो जो होता है आयतन के अनुसार वायुमंडल में 0.033% पाई जाती है। अगर ppm की बात करें तो 300 ppm पाई जाती है, और वही भार के अनुसार 0.045% पाई जाती है, जिसको ppm में अगर कन्वर्ट करें तो 450 ppm, या कहीं कहीं पर 450 ppm ना देकर 400 ppm भी दिया रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वायुमंडल की कितनी लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इसकी निचली परत होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर। इसकी कुल चार परतें होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर जो होती है सबसे निचली परत होती है, और ये जो होते हैं पूरे वायुमंडल का 85% भाग जो होता है इसी में पाया जाता है। इसकी जो हाइट होती है वो 0 से 18 किलोमीटर होती है, या कहीं कहीं 8 से 18 किलोमीटर दिया रहता है, तो दोनों सेम ही है। अगर 0 से 18 नहीं दिया तो 8 से 18 किलोमीटर ज़रूर दिया रहेगा। और जितनी भी वेदर रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी जितनी भी क्रिया होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं। नेक्स्ट जो इसकी लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो इसको हम समताप मंडल कहते हैं। इसकी जो सेकंड लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फियर होती है। ये जो होती है पूरे वायुमंडल का 15% भाग होती है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर होती है, और इसी लेयर में ओजोन लेयर भी पाया जाता है, इसलिए इस लेयर को ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। और इस लेयर को जो डिवाइड करता है वो होता है मीजोपाज। मीजोपाज जो होता है स्ट्रेटोपाज एंड मीजोस्फीयर के बीच में पाई जाती है एक लेयर होती है जिसको मीजोपाज कहते हैं। वो स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर को डिवाइड करती है, और इसमें जो होता है सभी फोटोकेमिकल रिएक्शन इसी परत में होती हैं। जैसे जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन पाई जाती हैं वो इसी लेयर में होती हैं। और ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है सबसे हॉट लेयर होती है, सबसे गर्म परत होती है वायुमंडल की। थर्ड जो है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की जो हाइट होती है, आई मीन जो ऊंचाई होती है इसकी वो 50 से 80 किलोमीटर होती है, और ये सबसे ठंडी परत होती है। सबसे गर्म परत की बात करें तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर, एंड सबसे ठंडी परत की बात करें तो है मीजोस्फीयर, जिसको हिंदी में मध्यमंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर जो होता है जिसको वायुमंडल भी कहा जाता है, इसकी जो हाइट होती है वो 80 से 1600 किलोमीटर होती है। वैसे हम लोग बात करेंगे कि वायुमंडल की कुल कितनी ऊंचाई मतलब ऊंचाई होती है, कितनी किलोमीटर दूर तक फैला है, तो वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, अगर 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इस थर्मोस्फीयर जो होती है वो सबसे ऊपरी परत होती है, और इसकी थर्मोस्फीयर की दो परतें होती हैं। एक तो होती है मीजोपाज एंड एक होती है आयनोस्फीयर, ठीक है। तो जो मीजोपाज होती है, सॉरी मैंने आपको यहाँ पर गलत बता देता, जो स्ट्रेटोस्फीयर को जो मैंने बताया था, स्ट्रेटोस्फीयर में जो होता है स्ट्रेटोपाज होती है, ये होती है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर को डिवाइड करती है। और जो ट्रोपोस्फीयर में होती है वो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को डिवाइड करती है। थर्ड जो होती है मीजोपाज। मीजोपाज जो होती है मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर को डिवाइड करती है, और उसके ऊपर एक और परत होती है जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर जिसको आयन मंडल भी कहा जाता है, और सभी संचार संबंधी सूचनाएं एवं क्रियाएं इसी मंडल में होती है, आयनोस्फीयर में ही। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे NCMRWF। इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। ये जो कि नोएडा यूपी में है, कहीं कहीं पर आपको नोएडा यूपी में ना देकर आपको न्यू दिल्ली दिया रहता है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा नोएडा यूपी, लेकिन जो बुक्स में दिया है वो न्यू दिल्ली दिया है। NCMRWF जिसका फुल फॉर्म जो होता है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। ओके, फिर सेकंड हम लोग बात करेंगे कि बैरोमीटर में अचानक जो पारा गिर जाता है वो किसके कारण होता है, उसके क्या क्या संकेत होते हैं। जब बैरोमीटर में अचानक जो पारा होता है जिसको मरकरी कहते हैं वो अचानक गिर जाता है तो किसके संकेत होते हैं, क्या आने के संकेत होते हैं। तो बैरोमीटर में अचानक पारे के गिरना जो होता है आंधी एवं तूफान के आने का संकेत होता है कि आंधी एवं तूफान आने वाला, इसलिए बैरोमीटर में पारा जो होता है अचानक गिर जाता है। और बैरोमीटर जो पारे की ऊंचाई होती है वो 76 सेंटीमीटर मरकरी होती है, आई मीन 76 सेंटीमीटर होती है जिसमें मरकरी बैरोमीटर में तो आप जान ही रहे हैं कि मरकरी भेजी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम थर्मामीटर एंड
मिनिमम थर्मामीटर। जो मैक्सिमम थर्मामीटर होता है उसमें एक दिन में हम अधिकतम तापमान ज्ञात करते हैं, और इसमें जो होता है क्या प्रयोग किया जाता है, इसमें जो होता है मरकरी का प्रयोग किया जाता है, आई मीन पारे का प्रयोग किया जाता है। और जो मिनिमम थर्मामीटर होता है उससे हम ज्ञात करते हैं एक दिन में कितने मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर कितना रहा, ठीक है। लोएस्ट टेम्परेचर ज्ञात करते हैं एक दिन का, सबसे उसका एक दिन में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है मिनिमम थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं, और इसमें जो होता है अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि सीजन वेदर मौसम क्या होता है। मौसम जो होता है वो अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया मौसम, और इसका मतलब होता है इट मीन्स होता है सीजन, ठीक है। सीजन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साउथ ईस्ट मानसून, जिसको हम ग्रैंड ग्रोथ पीरियड भी कहते हैं, भव्य दिनों का मानसून भी कहते हैं। ये जो होता है मानसून केरल से प्रत्येक वर्ष 1 जून से शुरू होता है और 30 सितंबर तक रहता है। ये काफ़ी समय तक रहता है, इसलिए इसे भव्य दिनों का मानसून भी कहते हैं, ग्रैंड ग्रोथ पीरियड। और इसमें जो होता है 75% से अधिक वर्षा होती है। जो वर्षा होती है, अगर 100% की बात की जाए तो 75% जो होता है वो आपकी साउथ वेस्ट मानसून से ही वर्षा होती है। नेक्स्ट जो होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको हिंदी में उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है, जिसको रिट्राइटिंग मानसून कहा जाता है। रिट्राइटिंग मीन्स अल्पकालिक मानसून, मतलब जो कि क्षण भर के लिए, मतलब ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, केवल 1-1.5 महीने के लिए ही रहता है, तो उसको रिट्राइटिंग मानसून भी कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून को। इसकी जो शुरुआत होती है वो आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में 15 नवंबर को आता है, और ये 15 दिसंबर तक रहता है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु जैसे शहरों में ये सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 15 नवंबर से, और 15 दिसंबर तक ये रहता है। और इसके दौरान जो कुल वर्षा होती है वो 15% से लेकर 25% तक वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है या एनुअल रेनफॉल जो होती है वो कितनी है। तो भारत की जो एनुअल रेनफॉल है वो 1194 मिलीमीटर है, जिसको अगर सेंटीमीटर में बदलें तो 119.4 सेंटीमीटर आएगा। अगर आपको कहीं पर मिलीमीटर में ना देकर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो आप लोग सेंटीमीटर में 119.4 सेंटीमीटर पर टिक कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, अगर उसमें आयतन के अनुसार बात करें तो कितनी होती है। भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है आयतन के अनुसार तो होती है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है अगर आयतन के अनुसार बात करें तो वो होती है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। भारत में जो रेनी डे पर ईयर होता है वो 130 डे पर ईयर होता है। भारत में जो रेनी डे आई मीन 365 दिन में जो भारत में वर्षा होती है 130 दिन रेनी डे किसको कहते हैं सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। जब एक दिन में आई मीन 24 घंटे में मोर देन 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो उसको रेनी डे कहा जाता है। जब एक दिन में या जिसको 24 घंटे में मोर देन 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो उसको रेनी डे कहा जाता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो वर्षा की बूंद का औसतन आकार होता है, जो बरसात होती है उसमें जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनका औसतन आकार क्या होता है। तो उनका जो आकार होता है 0.5 to 4 मिलीमीटर तक होता है। लोवेस्ट जो होगा 0.5 होगा और अधिकतम जो होगा 4 मिलीमीटर। सौर विकिरण जिसको इंग्लिश में सोलर रेडिएशन भी कहा जाता है उसका मान क्या होता है। सोलर रेडिएशन का मान क्या होता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है। तो उसका जो मान होता है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक, अगर सीजीएस में यही पूछ रहा है तो 1366 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इसको किलो वाट में बदलना है तो 1.3366 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर 1.366 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। मौसम संबंधी यंत्रों की रीडिंग की हमें कब मौसम संबंधी यंत्रों की रीडिंग मतलब हमें कौन सा अगर मौसम हमें ज्ञात करना है तो उसकी रीडिंग हम कब सुबह के टाइम कम करना चाहिए और शाम के टाइम कम करना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हमें मौसम संबंधी यंत्रों की रीडिंग लेनी है तो सुबह हमें 8:30 बजे लेना चाहिए और शाम को जो है 5:30 बजे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत में मृदा जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन की जो संख्या है वो है 64 है। 64 जो है ICR के द्वारा निर्धारित किया गया। भारत में जो कृषि
कृषि पारिस्थितिकी जिसको एग्रो इकोलॉजिकल जोन भी कहते हैं वो कितने हैं? तो अगर आईसीआर के द्वारा देखें तो आईसीआर के द्वारा 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है और NBSSLUP। मैंने आपको जब पहली क्लास ली होगी तो उसमें आपको 6 नेशनल ब्यूरो बताए थे, उसमें से एक है NBSSLUP जिसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है। इसमें इसके द्वारा जो निर्धारित किया गया 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, भारत में जो कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है एग्रो क्लाइमेटिक जोन, अगर ये जो है बाई प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन निर्धारित किया गया है और बाई NIRP एंड ICAR के द्वारा जो है 133 एग्रो क्लाइमेटिक जोन निर्धारित किया गया है। NIRP मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, सॉरी समझ में आया? NIRP मीन्स होता है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, ओके। तो इसके जो निर्धारित किया गया है एग्रो इकोलॉजिकल जोन, सॉरी एग्रो क्लाइमेटिक जोन, वो है 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। और बादल, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बादल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, सिरस, कम्यूलस, स्ट्रेटस, निम्बस। सिरस जो बादल होता है उसकी जो हाइट होती है 8,000 से 9,000 मीटर होती है, और जो कम्यूलस बादल होता है उसकी ऊंचाई 3,000 मीटर होती है, जिसको कैबेज टाइप, जिसका जो शेप होता है वो कैबेज टाइप होता है। थर्ड जो आपका बादल होता है वो स्ट्रेटस क्लाउड होता है, स्ट्रेटस बादल, उसकी जो हाइट होती है 600 मीटर होते हैं। और जो निम्बस होते हैं, निम्बस क्लाउड होते हैं, उनको बरसाऊ बादल भी कहा जाता है, यही अधिकतर वर्षा करते हैं और इनकी जो ऊंचाई होती है वो 300 मीटर होती है, ठीक है। अदर कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहला 100% कार्बनिक राज्य कौन सा बना। तो सबसे पहला 100% कार्बनिक राज्य बना था सिक्किम। और अगर यहीं पर बात की जाती कि सबसे पहला कार्बनिक राज्य कौन बना, तो सबसे पहला जो कार्बनिक राज्य बना वो था उत्तराखंड। ऑर्गेनिक इंडिया के नाम से यूपी के किस जिले को जानते हैं? तो ऑर्गेनिक इंडिया के नाम से यूपी के गाजियाबाद जिले को जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम इको फार्मिंग कहते हैं, पर्माकल्चर भी कहते हैं या नेचुरल फार्मिंग, और जो इसका फोर्थ इसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी आपके पार्ट हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, सॉरी यहाँ पर मैन्योर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजर जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं FCO क्या है? फूड कंट्रोल ऑर्डर। फूड कंट्रोल ऑर्डर जो है वो 25 सितंबर 1985 को इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट जो है CFQ-CTI, इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में है। अब हम लोग बात करेंगे मैन्योर जो होता है वो फ्रेंच लैंग्वेज है, मैन्यूरेर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मैनिपुलेटिंग विद सॉइल, मतलब सॉइल के साथ मिलाना। उसके बाद ऐसे कुछ टॉपिक हैं जैसे यूरिया में बायोयूरेट की मात्रा कितनी % पाई जाती है? तो यूरिया में बायोयूरेट जो होता है वो 1.5% पाया जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि फार्म यार्ड मैनोर में NPK का रेशियो कितना होता है? तो फार्म यार्ड मैनोर, जिसको शॉर्ट में FIM भी कहा जाता है, उसमें नाइट्रोजन जो होता है 0.5% होता है, फास्फोरस जो होता है 0.25% एंड पोटास जो होता है वो 0.5% पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंपोस्ट में जो होता है नाइट्रोजन 0.5% पाया जाता है, फास्फोरस जो होता है 0.15 एंड पोटास 0.5। तो आप लोग इन दोनों में से कन्फ्यूज ना हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है नाइट्रोजन और पोटास जो है सेम है, बट इसमें डिफरेंस जो है वो फास्फोरस में है। फार्म यार्ड मैनोर में जो है आपकी 0.25% फास्फोरस पाई जाती है और कंपोस्ट में जो है 0.15% आपकी फास्फोरस पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब शहरी कंपोस्ट, जिसको टाउन कंपोस्ट भी कहा जाता है। इसमें अगर NPK की बात की जाए कि कितने % नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पाया जाता है, तो नाइट्रोजन जो होता है 1.4% पाया जाता है, फास्फोरस जो है 1%, पोटास 1.4% पाया जाता है। और अगला आपका है वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन 3% होता है,
आपके पास फास्फोरस 1%, पोटास 1.5%। और नेक्स्ट आपका है नाइट सॉइल, जिसको रात्रि मृदा भी कहते हैं। इसमें जो होता है नाइट्रोजन जो होता है वो 5.5% पाया जाता है, और फास्फोरस जो होता है 4%, पोटास 2%। नेक्स्ट है पोलेट्री मैन्योर में जो होता है नाइट्रोजन 3.023% होता है, फास्फोरस 2.63% एंड पोटास आपका 1.4%। अधिकतर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्मी कंपोस्ट, शहरी कंपोस्ट एंड फार्म एंड मैन्योर में एनपीके का रेशियो, तो आप लोग ये चारों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये तो वैसे मैंने आपको लिखा दिया टेम्परेरी याद करने के लिए, फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद हम बात करेंगे खलियों में एनपीके। कुछ केक होते हैं जिनमें एनपीके रेशियो पाया जाता है, खलियों को केक भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का इनमें क्या क्या परसेंटेज होता है हम लोग बात करेंगे कुसुम की। सबसे पहले तो कुसुम में सबसे अधिक जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है इन कंपेरिजन टू जो क्रॉप इसमें दिया, जैसे मूंगफली, तिल, महुआ, सबसे अधिक इसमें इसकी खली में नाइट्रोजन पाया जाता है 7.9%, और फास्फोरस जो होता है 2.2% पाया जाता है, और पोटेशियम 1.9%। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मूंगफली में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूंगफली में नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास तीनों में से कोई भी पूछ लेता है कि कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है मूंगफली की खली में, या फिर फास्फोरस की बात कर लेगा या पोटास की। तो इस मूंगफली की खली में जो नाइट्रोजन % पाया जाता है वो 7.3%, फास्फोरस 1.5% एंड पोटेशियम 1.3% पाया जाता है। उसके बाद ये तिल और महुआ जो है टेम्परेरी पूछता नहीं, तो कभी पूछता नहीं कि इसकी खली में कितना % नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पाया जाता है। मैंने आपको लिख दिया वैसे पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत, कि अगर बाई चांस पूछ भी लेता है तो आप लोग ये ना कहें कि नोट्स में था नहीं तो हमने इसको छोड़ दिया। ओके, तो तिल में जो होता है नाइट्रोजन 6.2% पाया जाता है, फास्फोरस 2% एंड पोटेशियम 1.2%। अब महुआ की खली जो होती है उसमें 2.5% नाइट्रोजन, 0.8% फास्फोरस एंड 1.2% जो होता है पोटेशियम पाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नाटिव कंपोस्ट, NADEP इंग्लिश में इसको नाटिव कहते हैं। नाटिव कंपोस्ट किसने डेवलप किया था? तो नाटिव कंपोस्ट जो डेवलप किया था काका ने किया था, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और ये नाटिव कंपोस्ट जो होता है कंपोस्ट बनाने की एक विधि होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कंपोस्ट बनाने की एक विधि है बेंगलोर विधि। बेंगलोर विधि को किसने डेवलप किया था? डॉक्टर CN आचार्य जी ने डेवलप किया था। थर्ड जो विधि है कंपोस्ट बनाने की वो है इंदौर विधि। इंदौर विधि को डेवलप किया था हॉवर्ड एंड वार्ड ने। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने % NPK खाद्यान्न, दलहन और तिलहन, चारे वाली सब में कितना % पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खाद्यान्न में, सीरियल्स जिसको कहते हैं। सीरियल्स में जो होता है NPK का रेशियो देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितना दिया जाता है, ये भी हम बात करें कि जो सीरियल्स होती है उसमें कितना % NPK का रेशियो कितना होना चाहिए, मतलब कितना रेशियो अप्लाई करना चाहिए, देना चाहिए। तो 4:2:1, मतलब नाइट्रोजन 4 2 फास्फोरस एंड 1 पोटास। और वर्तमान समय में खाद्यान्नों सीरियल्स में NPK का कितना रेशियो दिया जा रहा है, वो है 6.2%, 6.2 रेशियो, 2.5:1, 6.5 नाइट्रोजन, 2.5 फास्फोरस एंड 1 रेशियो आपका पोटास। दलहनों में NPK का कितना रेशियो दिया जाना चाहिए? तो दलहनों में जो है NPK का रेशियो दिया जाना चाहिए 1:2:1, और कहीं कहीं पर ये ना दिएगा 1:2:2 भी दिया रहता है। अगर दोनों में से कोई भी आपको अगर आंसर में मिल रहा है, आपको दोनों नहीं मिलेगा। अगर दोनों मिल रहा है तो उसमें बहुत दिया रहेगा, अगर बहुत नहीं दिया तो दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है। अगर बाई चांस पूछा जाता है तो, अगर नहीं पूछा जाता तो कोई बात ही नहीं, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा दोनों। और मीन्स होता है अथवा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि तिलहनों में NPK का कितना रेशियो दिया जाना चाहिए। तो जो तिलहन होती हैं उनमें NPK का जो रेशियो होता है दिया जाना चाहिए वो 3:2:1। नेक्स्ट है चारे एवं रेशे वाली फसल में NPK का कितना रेशियो दिया जाना चाहिए। तो जो चारे वाली फसल होती हैं उनमें NPK का रेशियो दिया जाना चाहिए 2:1:4। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ह्यूमस तथा सामान्य मृदा, कॉमन सॉइल जिसको कहते हैं, का CN रेशियो कितना होता है। तो ह्यूमस तथा कॉमन सॉइल का जो CN रेशियो होता है 10:1 होता है। नेक्स्ट है FIM एवं लेग्यूम का CN रेशियो कितना होता है। तो फार्म यार्ड मैन्योर एंड लेग्यूम का जो CN रेशियो होता है वो 20:1 होता है। CN मीन्स कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, ओके।
या वैसे भी आप लोग ज्ञानी हैं, पढ़े तो सभी होंगे। साडस्ट, साडस्ट मीन्स इसको हिंदी में लकड़ी का बुरादा भी कहते हैं यार। तो साडस्ट का जो CN ऐसे होता है 401, ओके, 400 आपका कार्बन, नाइट्रोजन 1। और रॉ बोन मील, रॉ बोन मीन्स मतलब होता है अर्ध सड़ी हड्डी। अर्ध सड़ी हड्डी में फास्फोरस कितना पाया जाता है? अर्ध सड़ी हड्डी में फास्फोरस होता है 20 से 25% पाया जाता है। और वही स्टीम्ड बोन मील, पूरी सड़ी मतलब टोटली सड़ी हुई हड्डी में कितने % फास्फोरस पाया जाता है? वो 25 से 30% पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइज़र। मैंने कहा था आपको फर्टिलाइज़र नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन इसी में ख़त्म कर देते हैं। बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। तो जो फर्टिलाइज़र आपका है वो है लैटिन वर्ड, लैटिन में फर्टी मीन्स इट मीन्स फर्टाइल। फर्टाइल जो आपको पढ़े होंगे, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होता है। तो जो फर्टिलाइज़र है वो लैटिन वर्ड है, फर्टी से लिया गया और इसका मतलब होता है फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। उसके बाद आपके पास जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे टाइप हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन। तो हम लोग बात करें कार्बनिक पदार्थ में कार्बन कितना % पाया जाता है। तो जो कार्बनिक पदार्थ होता है ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन जो होता है वो 58% पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे पहला व्यापारिक उर्वरक कौन सा है। तो पहला व्यापारिक उर्वरक जो है वह सिंगल सुपर फास्फेट। और प्रथम बार उपयोग किया गया उर्वरक, मतलब व्यापारिक उर्वरक तो है सिंगल सुपर फास्फेट, मतलब बेचा गया, और पहली बार उपयोग किया गया कौन सा उर्वरक है? तो है कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है। भारत में औसतन प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी होती है? मतलब भारत में एक वर्ष में औसतन कितने किलोग्राम उर्वरक की खपत होती है? तो है 141.30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और औसतन प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत किस राज्य में होती है भारत में? तो होती है पंजाब में 237.10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे कम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत करती है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है भारत में जो सबसे अधिक उर्वरक का प्रयोग करता है? सबसे कम वो है आंध्र प्रदेश, वो केवल 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक का प्रयोग करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ऐसे कौन सा फर्टिलाइजर है जो कि नाइट्रोजनस होता है, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है केवल। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे नाइट्रेट स्टेट, केवल उसमें नाइट्रोजन ही पाया जाएगा। तो फर्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में जो होता है 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। एंड सेकंड जो है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है उसमें 15.5% नाइट्रोजन एंड 19.5% कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद अमोनिकल स्टेट, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के जो है सेकंड है अमोनिकल स्टेट में जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अमोनिकल स्टेज में आपका फर्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, जिसका जो केमिकल फार्मूला होता है NH4Cl। इसमें जो होता है 26% नाइट्रोजन पाई जाती है। और सेकंड जो है एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है 82%। अगर ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जिसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, तो है एनहाइड्रस अमोनिया। और कितनी पाई जाती है? 82% नाइट्रोजन। नेक्स्ट है अमोनियम एंड नाइट्रेट स्टेट, तो वो है आपका अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में जो होता है 33 से 34% नाइट्रोजन पाई जाती है। और सेकंड जो है आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको किसान खाद भी कहा जाता है। इसमें 25% नाइट्रोजन एंड 8% कैल्शियम पाई जाती है। ठीक। फोर्थ है एमाइड फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन में एमाइड फर्टिलाइजर कौन है? वह तो है आपका यूरिया। यूरिया का जो केमिकल फार्मूला अधिकतर पूछा जाता है कि यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या, तो वो है NH2CO NH2 जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। ठीक। इसमें जो आपका नाइट्रोजन पाया जाता है वो 46.6% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर एग्जैक्ट ये है 46.6, वैसे आपको दिया रहता है 46% नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की। कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइजर मतलब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हैं। तो फर्स्ट है आपका वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, उसमें है आपका सिंगल सुपर फास्फेट। तो अधिकतर ये पूछा जाता है कि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस या फिर सल्फर कितना % पाया जाता है। तो अगर फास्फोरस की बात की जाए तो 16% फास्फोरस आपका पाया जाता है और 12.5% सल्फर, या 12.5% ना लिख के केवल 12% ही दिया रहता है कि 12% जो होता है सल्फर पाया जाता है सिंगल सुपर फास्फेट में। सेकंड जो है आपका DSP
डाई सुपर फास्फेट, ठीक है। उसमें जो होता है 32% फास्फोरस पाया जाता है। थर्ड है जो है डीएपी। डीएपी का जो फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% P2O5। ये भी पूछा जाता है कि डीएपी में कितने परसेंट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस पाया जाता है। ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा या इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये कहीं लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि सिंगल सुपर फास्फेट एंड डीएपी में कितने परसेंट फास्फोरस हैं। अगर बात की जाए सिंगल सुपर फास्फेट की तो उसमें जो होता है 16% P2O5 एंड 12.5% सल्फर पाया जाता है या 12%। और जो डीएपी है उसमें 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो आपका MAP जिसको मोनो अमोनियम फास्फेट भी कहते हैं, इसमें 11% नाइट्रोजन एंड 48% फास्फोरस पाई जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब सिट्रिक एसिड सॉल्युबल फर्टिलाइज़र की, कौन सा ऐसा फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है जो कि सिट्रिक एसिड में सॉल्युबल घुलनशील होता है। तो है बेसिक सिलेक। बेसिक सिलेक जो होता है जिसमें 14 से 18% फास्फोरस पाई जाती है। उसके बाद कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र इनसॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, जो कि अघुलनशील होते हैं, तो उसमें से है रॉक फास्फेट। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि रॉक फास्फेट जो होता है 20 से 40% फास्फोरस पाया जाता है। और लास्ट में आपका है पोटेशियम फर्टिलाइज़र। पोटेशियम फर्टिलाइज़र में है फर्स्ट MOP। MOP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मतलब फुल नेम वो है म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको KCl भी कहा जाता है, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें अगर बात की जाए कि कितने परसेंट पोटेशियम पाया जाता है, वो है 60% इसमें पोटेशियम पाया जाता है, ठीक। और इसमें पोटेशियम फर्टिलाइज़र में सेकंड जो है वो है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इसमें K2 जो है पोटेशियम जो पाया जाता है 48 से 52%। और जो सल्फ़र पाया जाता है आपका 17% पाया जाता है, ठीक। थर्ड है आपका KNO3 जिसको पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। इसमें पोटेशियम 44% एंड नाइट्रोजन जो होता है 13% पाया जाता है। उसके बाद है अमोनियम पॉलीफास्फेट में फास्फोरस की मात्रा। अमोनियम पॉलीफास्फेट में कितने परसेंट फास्फोरस पाया जाता है, तो इसमें जो होता है फास्फोरस 62% पाया जाता है, ठीक। और लास्ट आपका है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में नाइट्रोजन परसेंट। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो है 38 से 42%। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।